मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। देश में इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग का खुमार है। युवाओं को मैच दर मैच रोमांच का तड़का मिल रहा है, तो देश की राजनीति भी इससे अछूती नहीं है। यहां भी इसी तरीके का रोमांच है। 2014 चुनाव के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इसे लेकर माथापच्ची कर रही है। बीजेपी में मोदी को आगे लाने के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में राहुल को आगे लाने की कवायद शुरू हो गई है। कांग्रेस मोदी के खिलाफ सख्त टीका टिप्पणी का सहारा ले रही है, तो बीजेपी मनमोहन को फ्लॉप पीएम बता रही है। इंडियन प्रधानमंत्री लीग के इस महासंग्राम में कई नए खिलाड़ी हैं, तो कई पुराने दिग्गज उतरने को आमादा हैं। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज न्यूज लाइन में बात करेंगे पीएम पद को लेकर चल रही नूरा कुश्ती की, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आखिर केजरीवाल को इतने लंबे अनशन से क्या मिला। जिस केजरीवाल ने अन्ना के साथ मिलकर लोकपाल की लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर छोड़ा था, वो केजरीवाल बिना अन्ना के कोई कमाल नहीं दिखा पाए। पहले वाला उत्साह तो था, लेकिन भीड़ नहीं थी। 14 दिन भूखे रहे, पर सरकार का कोई नुमाइंदा खबर लेने तक नहीं पहुंचा। केजरीवाल अपने समर्थकों का उत्साह बढ़ाने के लिए भले ही कह रहे हों कि अनशन का मकसद पूरा हुआ, लेकिन हकीकत कुछ और है। केजरीवाल को अनशन करने से कुछ नहीं मिला। बिना किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंचने से पहले केजरीवाल ने अपना अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। शनिवार शाम को वो अपना अनशन तोड़ेंगे। केजरीवाल के इस अनशन से ना तो शीला पिघली और ना ही बिजली के दामों में कटौती हुई, लेकिन केजरीवाल अपने अनशन को हिट बता रहे हैं। जिस मकसद से हम लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया था, वो मकसद काफी हद तक पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। मैं सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से तन मन धन सब कुछ लगाकर सुबह शाम दिन रात मेहनत करके इस पूरे प्रयास में हिस्सा लिया। बिजली और पानी ऐसा मुद्दा है जो दिल्ली के बड़े हिस्से को छू रहा है, जनता को घरों से निकलने पर विवश कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है जनता पर जादुई असर हो रहा है। लोगों की भीड़ बढ़ी है और अरविंद केजरीवाल सत्ता में बैठी शीला दीक्षित को अपनी ताकत का एहसास भी करा पा रहे हैं। केजरीवाल ने 14 दिनों से अन्न का एक दाना तक मुंह में नहीं लिया। इसकी वजह से उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही है, जिसकी वजह से केजरीवाल टूटे जरूर है, लेकिन आंदोलन को आगे ले जाने की बात कह रहे हैं। दिल्ली में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। जो समर्थन केजरीवाल ने इस आंदोलन के दौरान जुटाया है, वो समर्थन चुनाव में भी केजरीवाल के साथ रहेगा, या फिर लोग वक्त के साथ इस आंदोलन को भूल जाएंगे। पिछले 14 दिनों से अनशन कर रहे केजरीवाल ऐसा नहीं कि पहली बार अनशन पर है। इससे पहले भी वो जन लोकपाल बिल को लेकर अन्ना के साथ अन्न त्याग चुके हैं, लेकिन जब और अब में फर्क है। पहले वो आम आदमी थे और अब आम आदमी पार्टी के नेता। लिहाजा जन लोकपाल बिल बैकफुट पर है और चुनावी मुद्दे फ्रंट पर। यही वजह है कि कल वो अनशन तो तोड़ देंगे, लेकिन मुद्दों की लड़ाई जारी रहेगी। कैमरामैन विनोद के साथ नागेंद्र भाटी, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। तो अरविंद केजरीवाल को यह लगता है कि जो उन्होंने किया सही किया, जैसे किया सही किया और उसके सही नतीजे बहुत जल्द सामने आएंगे, लेकिन पब्लिक इसे लेकर थोड़ी सी भ्रमित है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या हुआ, कैसे हुआ और इसका क्या नतीजा है। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि 14 दिन तक अन्न जल त्यागने के बावजूद वो जिस तरीके से अनशन पर रहे, जल शायद उन्होंने नहीं त्यागा, अन्न त्यागा था, लेकिन उसके बावजूद 14 दिन तक वो लगातार भूखे रहे और उसके बाद अब वो अपना अनशन तोड़ रहे हैं, ये कहते हुए कि मकसद पूरा हुआ।
मकसद था क्या जो पूरा हुआ? क्योंकि जो पूरा हुआ वो नजर नहीं आ रहा, वो तो अभी भी अधूरा ही लग रहा है। और इसी चर्चा में आज हम इसी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं वो एक राजनीतिक साजिश के तहत कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप कैसे राजनीति में क्या चीजें की जाती हैं उसे समझते हुए, परखते हुए, बाकायदा प्रयोग करके कर रहे हैं, या फिर वाकई में कोई मकसद है, कोई इंटेंशन है देश का भला करने की, समाज का भला करने की, दिल्ली का भला करने की। क्या सच है, इसी पर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। और ये पर्दा उठाने के लिए बहुत सही शख्स हमारे साथ हैं। गोपाल राय जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जाने माने नाम हैं, अरविंद केजरीवाल की टीम का बहुत अहम और मजबूत हिस्सा हैं। गोपाल राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। साथ ही हमारे साथ मनोहर मनोज जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जानते हैं सामाजिक ताने बाने में चीजें जब इस तरीके से होती हैं तो उनके क्या मतलब होते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका मनोहर मनोज जी। आज आपसे भी काफी कुछ सुनने को मिलेगा ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। अग्निमा दुबे जी हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं, और अग्निमा जी जानती है कि जब समाज में चीजें उभरती हैं तो लोग इन्हें किस तरीके से लेते हैं, इस विषय पर उनसे बातचीत करेंगे। गोपाल राय जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, क्या मकसद था जो पूरा हो गया? अरविंद केजरीवाल जी ये तो कह रहे हैं कि मकसद पूरा हो गया इसलिए आप शनिवार को अनशन तोड़ देंगे, लेकिन क्या मकसद था जो पूरा हो गया? देखिए, पिछले दिनों जब हिंदुस्तान के अंदर 2 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे तो इस देश की सरकार से, इस देश की संसद से हम लोगों ने लगातार अपेक्षा रखी कि वो कानून बनाएंगे, लेकिन बार बार हमने देखा कि सरकार या पार्टियां जनता की बात को सुनने को तैयार नहीं है। दिल्ली के अंदर भी बिजली पानी को लेकर के जिस तरह से पूरी दिल्ली त्राही त्राही कर रही है, दिल्ली की मुख्यमंत्री जनता के साथ खड़ा होने की जगह कंपनियों की दलाली पर उतर आई। ऐसे समय में इस बार के आंदोलन का मकसद सरकार से हमारी कोई मांग नहीं थी, मांग समाज से थी कि समाज डर त्यागे और जो नाजायज बिल है जो कंपनियों ने गैर कानूनी तरीके से लादा है उसको देना बंद करे। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने ये संकल्प व्यक्त किया है समर्थन पत्र के द्वारा कि हम नाजायज बिल देने में हिस्सेदारी नहीं करेंगे। और कल से जो 6 अप्रैल है, 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने नमक का काला कानून तोड़ा था जी, जो बिजली पानी का काला कानून है, कल से पूरे दिल्ली में जितने भी घरों में अंधेरा फैलाया है इन कंपनियों ने, उन सारे घरों में उजाला फैलाने का फैसला कल से लिया है जनता ने, और 10 लाख से ज्यादा लोगों ने समर्थन दिया है इस पूरे गोपाल राय जी, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में ही रोक रही हूँ, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि जिन घरों में अंधेरा था उनमें 6 अप्रैल को उजाला करने का फैसला जनता कर रही है, लेकिन आपके अनशन का, अरविंद जी के अनशन का मोटिव तो ये था कि सरकार इस पर कोई डिसीजन ले, वो सोचे, वो देखे कि बिजली पानी के बिलों का क्या करना है। ऐसा ही चर्चा में भी आया, उनकी बाइट्स भी है हमारे पास। कभी नहीं, आपने अगर पहले दिन से हम लोगों का सरकार से तो कोई मांग ही नहीं रही है जी, नहीं तो फिर शीला दीक्षित को वो शिकायतें देने का क्या मतलब है? शिकायतें जो दिल्ली की जनता ने जो चिट्ठियां लिखी थी इस आंदोलन के दौरान, ये असहयोग आंदोलन है जी। असहयोग आंदोलन का मतलब होता है कि सत्ता की कार्रवाई में हम हिस्सेदारी नहीं करेंगे जी जी, जैसा गांधी ने किया था कानून, नमक का कानून तोड़ करके। जो 8 लाख से ज्यादा लोगों ने जो विरोध पत्र लिखा था, वो पत्र शीला दीक्षित के नाम जनता ने जो लिखे थे, वो पत्र शीला दीक्षित के पास उस दिन लेकर के गए थे लोग, शीला दीक्षित ने नहीं लिया, और आगामी दिनों में भी उस पत्र को शीला दीक्षित को दिया जाएगा। वो इसलिए है कि शीला दीक्षित को भी पता चले कि जनता अब उनके गलत कामों में सहयोग देने के लिए तैयार ठीक है, मैंने ये भी मान लिया। आप मुझे ये बताएं 6 अप्रैल को एग्जैक्टली क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं आप लोग, जिसे कहकर अरविंद जी ये कह रहे हैं कि मकसद हमारा पूरा हो गया? नहीं, कल तो दिल्ली में जितने कनेक्शन कटे हुए हैं वो सारे जोड़े जाएंगे जी। कितने ऐसे कनेक्शन है गोपाल राय जी? नहीं, ये तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से लोगों का रिपोर्ट आ रही है। अभी हम लोगों का आज अनाउंसमेंट हो रहा है, कल तक कितने कनेक्शन की सूचना आती है उस हिसाब से वो डिसाइड होगा। तो कल वो सारे कनेक्शन आप लोग, आपकी टीम जो है वो जोड़ने का काम करेगी? नहीं, जगह जगह लोग, जिन लोगों ने समर्थन दिया वो भी इकट्ठा होकर के जोड़ रहे हैं, वो अगर नहीं जोड़ पाएंगे तो हम जाके जोड़ेंगे। चलिए, बहुत अच्छा है। हमारे साथ मनोहर मनोज जी हैं। मनोहर मनोज जी, आपको लग रहा है ये कोई मुहिम हुई या ये किसी तरीके का इफेक्टिव चीज होने वाली है, इससे कोई चेंज, कोई बदलाव होने वाला है? देखिए, दिल्ली में बिजली के दामों में मीटर की जो फास्ट जो रनिंग है
और जो दिल्ली में जो निजीकरण की वजह से जो एक तरह से मोनोपोली और डुओपोली है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जैसे हमारे सामने TRAI के रूप में टेलीकॉम का बहुत बढ़िया मॉडल आया। तो इस तरीके से अगर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन को अगर निजीकरण किया गया तो उसमें अगर मल्टीपल अगर प्लेयर होते तो कंपटीशन होता और जनता को फायदा होता। लेकिन जो आप पार्टी जिनका मूल मकसद है कि दिल्ली में वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, भ्रष्टाचार से इनकी मुहिम शुरू हुई इस जमात की, और वह भ्रष्टाचार जो केवल लोकपाल तक केंद्रित रहा, वह भ्रष्टाचार जो देश के कम से कम 50 सुधारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज ये लोग दिल्ली में अपनी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करने की पूरी एक तरह से इन्होंने प्लानिंग की है। लेकिन मनोज जी, राजनीति के लिए 14 दिन कोई आदमी भूखा रहेगा, आपको लगता है? महज राजनीति करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल अति महत्वाकांक्षी आदमी हैं और गांधी से तुलना करना बिल्कुल एक तरह से मैं इसे अनुचित मानता हूं। अरविंद केजरीवाल, गांधी बहुत सारे रचनात्मक कार्यक्रम लेकर चलते थे। उन्होंने जो है पूरे लाइफ में, अपने पॉलिटिकल लाइफ में केवल 2 या 3 बार अनशन किया। बाकी समय उनका इतना व्यापक रचनात्मक कार्यक्रम था, इतना सकारात्मक कार्यक्रम था, इतना जनता से जुड़े हुए वो कार्यक्रम थे जो उनको कहीं से ढकोसलाबाज नहीं ठहराता था। और आज गांधी के नकल में आजकल की जो मॉडर्न राजनीतिक जमात है वो राजनीतिक रूप से चर्चित होना चाहती हैं या अपनी जो है राजनीतिक कैरियर बनाना चाहती हैं। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा आनंद फानंद में किया गया है। दिल्ली में बिजली का मुद्दा जरूर है, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार और लोकपाल के आंदोलन करने वाले लोग अचानक रातों रात राजनीतिक महत्वाकांक्षी हो गए और अचानक जो है एक तरह से नेता बनने की जो कवायद शुरू हुई, अब आज मीडिया ही कह रहा है कि जो है पहले की तरह भीड़ नहीं है। कई लोग ये कह रहे हैं कि मीडिया शेम है। तो मैं तो ये भी कहूंगा कि लॉ ऑफ एवरेज हर जगह लागू होता है। यही मीडिया केजरीवाल और उनकी टीम को जो है बिल्कुल सर आंखों पर बिठा लिया था और अति कवरेज हो रहा था। आज मैं मानता हूं कि जिस तरीके से अनशन लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा कवरेज कम हुआ है। तो औसत का नियम तो हर जगह लागू होता है, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस कदर बढ़ी हुई है कि बिना विजन के आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल बस राजनीतिक महत्वाकांक्षा बिल्कुल बिना किसी व्यापक विजन के, बिना किसी व्यापक आइडियोलॉजी के आनंद फानंद में एग्रेशन के जरिए केवल अटैक करके लोगों पर, विदाउट सिस्टम पर अटैक किए, केवल लोगों पर अटैक करके इस देश में व्यवस्था परिवर्तन के काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता। मनोज जी कह रहे हैं, आप उससे अग्री करती हैं? क्योंकि बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। वो सीधे तौर पर ये मान रहे हैं कि अगर आदमी कोई 14 दिन भूखे भी है तो ये उसकी अति राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। उसे सत्ता का सुख चाहिए, सत्ता का सिंहासन चाहिए, इसलिए जैसे तैसे भी वो मिले वो उसे लेने पर हावी। वरना मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ हम लोग कहते हैं कि राजनीति में नए लोग आने चाहिए, नए व्यक्ति आने चाहिए, और भले अभी केजरीवाल आ रहे हैं, अन्ना भी अगर आते तो उनको भी इसी तरीके से कहा जाता है कि अब आप राजनीति कर रहे हैं। देखिए, इस देश की मुश्किल ये है, ये एक बना देता है, राजनीतिक जो समाज है वो इस तरह के बना देता है कि जो कोई भी नया एक एक्सपेरिमेंट कोई करने की कोशिश करे या आने की कोशिश करे, कोई अच्छा आदमी भी आएगा तो हम कहेंगे देखो ये राजनीति करने आ रहा है। तो राजनीति में फिर लोग कैसे आएंगे, जुड़ेंगे कैसे? अगर आप व्यक्तिगत रूप से केजरीवाल के साथ सहमत नहीं हो, मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर अन्ना भी कहते कि मैं पार्टी बना के आ रहा हूँ तो उनपे भी इसी तरह के हमले होते कि आप राजनीति कर रहे हैं, आपकी महत्वाकांक्षा है व्यक्तिगत, आपकी मान लिया कि वो राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब था कि 14 दिन आप भूखे रहते हैं, भीड़ जुटती है, आप शीला दीक्षित के पास जाते हैं शिकायत देने, तमाम चीजें होती हैं। ये मोबिलाइज करने का एक तरीका होता है लोगों को। आप इसमें ये नहीं है कि आप मोबिलाइज करेंगे तो किसी के माध्यम से करेंगे। अब आप कहें कि अनशन से क्यों कर रहे हैं आप? मैं कोई केजरीवाल का पक्ष नहीं ले रही यहाँ पे। अगर कल को मैं भी कहूँ कि मेरे को राजनीति में आना है, लोगों को मोबिलाइज करना है और अपनी बात कहनी है, तो कोई तो माध्यम होगा ना। आप हर उसके माध्यम पे क्वेश्चन मार्क कर देंगे, ऐसे नहीं होता है। आपको अगर कोई कोशिश कर रहा है, अगर केजरीवाल के आप मकसद पे ही कह रहे हैं कि केवल राजनीति करने आ रहे हैं, तो ये कोई मेरे को नहीं लगता विरोध का कारण। तीनों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में बड़ी अजीब सी स्थिति है, बड़ी विडंबना है कि अगर राजनीति में कोई आए तो राजनीति कर रहा है, ये तो कहा ही जाएगा। राजनीति ही तो करने वो राजनीति में आ रहा है। लेकिन मनोज जी, हमने आपको भी सुना और आपके व्यूज भी मैं लूंगी। फिलहाल एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, बहुत जल्द वापसी करेंगे और तब जानेंगे कि आखिरकार केजरीवाल जो कर रहे हैं ये पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, पर्दे के सामने क्या है, इस मुहिम का कोई फलसफा है या महज इसके पीछे उनके ही विकास की अवधारणा है। छोटा सा ब्रेक और बहुत जल्द वापसी। लाख
लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। गन्ने के दामों के बारे में बात कहूँ मैं खास, अपने कार्यकाल में गन्ने का दाम चढ़ा दिया आकाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जहां पिछली सरकार ने 6 वर्षों के शासनकाल के दौरान गन्ने के दामों में केवल 22 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी, वहीं हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दामों में 159 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 276 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चालू वित्त वर्ष में एक साथ 45 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जो देश में सर्वाधिक है। न्यूज लाइन में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। चर्चा इसलिए जरूरी हो गई क्योंकि अरविंद जी ने कल ही अनाउंस कर दिया कि अब वो अपना अनशन तोड़ेंगे। तोड़ने के साथ ही ये भी कह दिया कि उनका मकसद पूरा हो गया। कुछ लोग ये कह रहे थे कि उनका मकसद फेम पाना था, चर्चित होना था, लोकप्रिय होना था, सिंपैथी हासिल करना था, तो इन 14 दिनों में उन्हें वो तो मिला थे, लेकिन जिस बिजली की वो बात कर रहे थे, बढ़े हुए बिलों की बात कर रहे थे, लोगों के लिए बात कर रहे थे, वो पूरा नहीं हुआ। तो अगर वो ये कहते हैं कि मकसद पूरा हो गया, तो दोनों में से कौन सा मकसद पूरा हुआ है, ये क्लैरिफाई होना बहुत जरूरी है। गोपाल राय साहब हमारे साथ लगातार चर्चा में जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, बहुत नजदीकी है अरविंद केजरीवाल के, बड़े अहम नेता हैं आम आदमी पार्टी के। गोपाल राय साहब, आपने मनोहर जी को भी सुना, वो कह रहे हैं कि ढकोसला है, प्रपंच है, राजनीति में आने के लिए राजनीति कर रहे हैं, बड़े महत्वाकांक्षी हैं। 14 दिनों में जो हासिल करना था वो नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना फेम पाने के लिए, खुद को ज्यादा पॉपुलर करने के लिए ये हथकंडा अपनाया। वास्तविकता यही है। देखिए, मनोहर जी बहुत समझदार आदमी है। अगर ऐसा कह रहे हो तो कुछ सोच समझ के ही कह रहे होंगे, उनके ऊपर कुछ कहना हमारे लिए मुश्किल होगा। लेकिन एक बात हम साफ करना चाहते हैं कि पार्टी हम लोगों ने राजनीति करने के लिए ही बनाई है और वर्तमान राजनीति को उखाड़ के फेंकने के लिए बनाई है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो पिछले 2 साल से जो लड़ाई भ्रष्टाचार की हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते जन लोकपाल के लिए गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते हम लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया कि भारतीय संसद और विधानसभा में बैठी हुई कोई भी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए तैयार नहीं है, जनता के दुख दर्द में उसके निजात के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए पार्टी बनाई गई है। राजनीति हम करेंगे और जम के करेंगे।
और इस राजनीतिक जो वर्तमान सिस्टम और व्यवस्था है उसको उखाड़ करके फेंकेंगे। वो अंबानी की राजनीति कर रहे हैं, वो कंपनियों की दलाली कर रहे हैं, हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। उनका पक्ष वो कंपनियों के साथ खड़ी हुई है, हम जनता के साथ खड़े हैं। तो एक नए तरह का आंदोलन, नए तरह के प्रयोग, नए तरह के अस्त्रों से ये राजनीति खड़ी हो रही है। ये ज्यादा समझदार लोगों को कम समझ में आएगी, धीरे धीरे समझ में आएगी। ज्यादा समझदार लोगों को कम समझ में आ रही है। मनोज जी इस पर शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देखिए, गोपाल जी ने जो बात कही है शाब्दिक रूप से बिल्कुल सच बात है।